चलो, मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, है ना? चलो। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है जो हर वर्ष मनाया जाता है। और पर्वतों के महत्व के बारे में आप जानते हैं कि कितने लोग इस पे निर्भर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हमारे दुनिया के जलवायु के लिए, रिसोर्सेस के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये सबसे अधिक फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होती हैं, और जो भी परिवर्तन पर्यावरण के क्षेत्र में आ रहा है उसके सबसे बुरा जो प्रभाव है वो यहीं पे देखा गया है। तो ये जो आज का दिन है उसका जो एक मुख्य उद्देश्य है कि हम पर्वतों के बारे में पूरी दुनिया में जागरूकता फैले, उसके लिए दिन मनाया जाता है। और हर बार की तरह इस बार का भी एक थीम है कि विमेन मूव माउंटेन्स, तो महिलाओं की जो भूमिका है पाप पर्वतों में उसके बारे में। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें तो सबसे पहले जो आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर मोहिंदर सलारिया जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा में, वो है हमारे साथ। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर शिवानी हैं, डॉक्टर अमित हैं, और भी मेरे कुछ कोलीग होंगे जिनको शायद मैं नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ ग्रुप्स में। उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और बिना समय बर्बाद किए हुए मैं सीधे ही चाहूँगा कि डॉक्टर मोहिंदर सलारिया से अनुरोध करूँगा कि कृपया आज का सत्र आरंभ करें। सर। थैंक यू सचिन, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग टुगेदर। और सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की शुभकामनाएं। आज शिवानी हमारे साथ हैं, डॉक्टर ठाकुर की बात की रामपुर से सचिन ने, और जो भी कलीग्स और जो स्टूडेंट्स कहीं से भी जुड़े हैं हिमाचल के किसी कॉर्नर से, सभी का आज स्वागत और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इस दिवस की। ये इनफैक्ट जो दिवस है इसको मनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो आगे डिस्क्रिप्शन में हम आपको बताएंगे, परंतु आज इकट्ठा होने की सबसे बड़ी वजह है जो सचिन का आइडिया था कि माउंटेन्स में रहते हुए हम लोग जो हैं वो माउंटेन्स पीपल्स और यूथ जो भी माउंटेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम थोड़ा सा सेंसिटाइज करें, थोड़ा सा उनको बताएं कि माउंटेन्स की क्या महत्व हमारे जीवन में। तो उस को दर्शाता हुआ एक जो FAO का एक वीडियो ऑफिशियली शेयर हुआ है। सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 2-3 मिनट का वीडियो है ये, और उसमें जो वुमेन मूव्स माउंटेन्स का जो थीम है उसके ऊपर वे बेस्ड है। तो वो आपके ध्यान में 2 मिनट के लिए पहले वीडियो, उसके बाद हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे। And I'm a fashion designer. Through the Women's Committee of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, I recently learned about the Mountain Partnership Product Initiative, and I was introduced to the work of a group of women producers in Kyrgyzstan. These women live on what was once the Silk Road, the network of trade routes that enabled cultural exchange between Asia and Europe for centuries. The Mountain Partnership has been working in mountains for the past 20 years, from the Himalayas to the Andes. It promotes projects that protect this majestic yet fragile ecosystem against the threats of climate change and degradation, and build the resilience of mountain people, many of whom are among the world's most marginalized. Kyrgyzstan is an almost entirely mountainous country that still resonates with ancient traditions. Historically, the Kyrgyz were semi-nomadic cattle breeders, and some families continue that way of life today, living in yurts decorated with felt carpets. But in Bashkir, in the Isykyl region of Kyrgyzstan, a group of women came together in 2017 to form an artisans group called Topchu. Using traditional Kyrgyz motifs, these mountain women create textiles, carpets, clothes, silk scarves, and wall hangings. I wanted to collaborate with these women
bringing their heritage and know-how together with my creative skills and access to international fashion markets. I was planning to visit the country and meet the producers, but when COVID-19 struck, we both had to adapt to the great change. Working virtually with my focal point and sample designer, Ada, who was locked down in a flat in Bishkek, we found a way to transform the traditional Shirdak design into a contemporary way of making clothes. Next, we decided to incorporate felt, a traditional material in Kyrgyz culture. No matter the challenges, Ada worked with me to find the fabric and create the samples, which were then packed off to Italy. Once we confirmed the samples, the women in mountain areas produced the collection under Ada's guidance. This collaboration is about an equal exchange of skills and knowledge, combining traditional craftsmanship from Kyrgyzstan with Italian design. We also wanted to show how cultural heritage can be a driver of sustainable development. Through this partnership, the women are building their own economic autonomy, preserving their own traditions, and at the same time gaining a place in the global market. These women are the backbone of eco-sustainable fashion. Our collaboration has allowed us to create a collection that turned a supply chain into a value chain and to walk once again on the Silk Road. Yeah, this was the presentation, rather video, official video released for the purpose of the day. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक ऑफिशियल वीडियो मुझे मॉर्निंग में ही मिला उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, तो मुझे लगा कि वुमेन कल्चरल हेरिटेज को कैसे मेंटेन करती है और वुमेन चाहे अगर तो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी के लिए कैसे काम कर सकती है और छोटे से एक माउंटेनस रीजन से एक वुमेन क्या कर सकती है पूरे ग्लोबल में सारी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए। तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो हो सकता है कि आपको भी जो आज का थीम है उसकी टोन आपको शायद सेट हो गई होगी और शायद आपको ये पसंद आया होगा। सो सचिन आगे बढ़े। Should we proceed further? जी सर, प्लीज प्लीज। ओके। सो आज का जो विषय है जो मुझे दिया गया है वो जो सोशियो इकोलॉजिकल कंसर्न है डेवलपमेंट के और हिमालयस में कुछ एग्जाम्पल उसके क्या हो सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए आज मुझे कहा गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 की बधाई देता हूं। और ये जो थीम है, स्लाइड मूव हो रही है सचिन? जी। ओके, थैंक यू। तो आज का जो थीम है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑफिशियल फोटोग्राफ है जो रिलीज हुआ आज के दिन के लिए, वुमेन मूव माउंटेन्स। सर ये सर फुल स्क्रीन कर दीजिए, आपका ना स्लाइड सॉर्टर आ रहा है F5 से। ओके, ना 5 आ गया? नहीं सर, अभी भी नहीं आया सर वो। अब आया? नहीं आया? नहीं सर, आपका स्लाइड तो दिख रहा है लेकिन साइड में बाकी स्लाइड्स भी दिख रहे हैं। अब सर आप वो नीचे से स्लाइड शो कर दीजिए ना, वो कप जैसा बना होता है। किया मैंने किया। नीचे सबसे नीचे होता है वो कप जैसा दिख रहा है। अब आया? नहीं सर, अभी तक आया नहीं। नहीं कोई बात नहीं सर, चलने देते हैं।
ये मेरी स्क्रीन पे आ गया पूरा ये, आई डोंट नो, कई बार होता है कुछ टेक्निकल इश्यूज। दोबारा से करूं, स्टॉप करके एक बार दोबारा शेयर करके देखिए। एक सेकेंड, दोबारा शेयर कर। जी जी, एक सेकेंड, दोबारा से, ये सिर्फ एक सेकेंड, ये आ गया, ये अब आया नहीं सर, स्लाइड आ गई है लेकिन अभी भी उसी फॉर्म में आ रहा है, उसी फॉर्म में है। कोई बात नहीं, चलने देते हैं सर, चलने देते हैं फिर, है ना, चलने देते हैं। ओके, सो आज जो कहा गया है वो सोशियोलॉजिकल कंसर्न्स डेवलपमेंट के क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करने की कोशिश की जाएगी, इंटरेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये चंबा की जो एक नदी है, जो 5 नदियों में से एक इंडस वाटर सिस्टम की नदी है, रावी, उसका चमेरा 1 करके एक बहुत बड़ा डैम है 540 मेगावाट का, उसकी वजह से 29 किलोमीटर का एक रिजर्वायर क्रिएट हुआ है, उसका ये फोटोग्राफ है। और ये आप देख सकते हैं कि जो सिल्ट है ये डेवलपमेंट के नाम पे ये यहाँ इकट्ठी हुई है, और इसका जो ओरिजिनल जो इसका लेवल था नीचे, दैट वाज 745 मीटर फ्रॉम दिस प्लेस। तो ये 745 मीटर पूरा का पूरा इस सिल्ट की वजह से भर चुका है। तो मुझे लगा कि ये फोटो आज के टाइम, आज के दिन को बहुत ज्यादा इसको करेगी, मतलब इसको कंटेक्चुअलाइज करेगी। और इसमें दोनों साइड में जो भी गांव हैं उसमें विमेन से लेकर बच्चे और सारे जितने भी लोग हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, और यही आज के थीम है। और किस तरह से इकोसिस्टम सर्विसेज इस तरह के डैमिंग की वजह से प्रभावित होते हैं, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश है। आज का जो थीम है उसमें विमेन क्यों मैटर करती है इतना ज्यादा, वो थोड़ा सा यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि वुमेन का जो रोल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, वो बहुत एक की रोल वुमेन का रहता है। और साथ में उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माउंटेन रीजन में कैसे होंगी, उसमें ये बहुत बड़ा एक पाइवटल और की रोल प्ले करती हैं। और इस तरह से विमेन जो है आज के टाइम में प्राइमरी मैनेजर हैं of so many resources which are available in Himalayas or in mountains region, or they are also guardian of biodiversity, keeper of traditional knowledge and custodian of local culture and experts of traditional medicines as well. So इसको देखते हुए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वेरिएबिलिटी है इसको देखने की कोशिश करें, तो माउंटेन की जो एग्रीकल्चर है आज के समय में, और जो हमारा रूरल सोशल स्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उसकी वजह से कई जो पुरुष हैं, जो मेंस हैं, वो माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज जस्ट टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो उसको करने के लिए जब वो पहाड़ों को छोड़कर शहरों में काम करने के लिए या जो प्लेन्स है वहां काम करने के लिए जाते हैं, तो पीछे जो महिलाएं बचती हैं वो पूरी तरह से परिवार की और पूरी तरह से अपने जो रिसोर्सेज है उसकी देखभाल करती हैं। उसके बावजूद भी दे आर हैविंग एंड दे आर शेयरिंग अनइक्वल एक्सेस टू मैनी नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच दे आर हैविंग। किसान होने के नाते, मार्केट सेलर होने के नाते, बिजनेस वुमेन होने के नाते, आर्टिजन, एंटरप्रेन्योर और कम्युनिटी लीडर्स, माउंटेन वुमेन एंड गर्ल्स, ये सारे रूरल एरिया में बहुत ही ज्यादा एक मेजर एजेंट के रूप में, परिवर्तन के, चेंज के एक मेजर एजेंट के रूप में काम करती हैं। और इस तरह से पर जब रूरल वुमेन को एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात की जाती है, सर्विसेज की बात की जाती है, अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है, तो ये एक ड्राइविंग फोर्स बनती हैं अगेंस्ट हंगर, मालन्यूट्रिशन, रूरल पॉवर्टी। और इस तरह से माउंटेन रीजन में जो भी डेवलपमेंटल इकोनॉमी है उसके एक बहुत बड़े ड्राइवर के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस थोड़े से डिस्क्रिप्शन के साथ हम ये कह सकते हैं कि वीमेन आर द रियल चेंज मेकर और रादर द रियल चेंज मेकर फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये आज के समय में जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव जो स्टेज है, चेंजेस हैं, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आज का ये जो दिन, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि अपॉर्चुनिटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू एम्पावर माउंटेन वुमेन। जो महिलाएं यहाँ माउंटेन रीजन में रहती हैं उनको एम्पावरमेंट उनकी कैसे हो और वो कैसे किस तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना रोल प्ले कर सकती हैं और ज्यादा कंट्रोल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे उनका हो
और बाय शेयरिंग एक्सेलेंस, जो एक्सेलेंस महिलाओं के पास, जो मैनेजरल जो एक्सेलेंस महिलाओं के पास होती है, शायद ही हम पुरुषों के पास हो। उनके मौके उन्हें क्या मिल सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है, ये आपने अभी वीडियो में भी देख लिया कि अनपढ़ महिलाएं, एक और महिला ने छोटी सी कोशिश की और उस कोशिश के बाद वो इंटरनेशनली जो ट्रेडिशनल उनके कल्चर बेस्ड जो भी उनके आर्टिजन भी थे और साथ में जो काम करते थे घरों में, चाहे पूले देखी हमने, चाहे उनका ट्रेडिशनल काम देखा, वो इंटरनेशनली कैसे जा सकता है, वो उस वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई। और इस तरह से आज का जो दिन है वो एक जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करता है। और आज का दिन ये वकालत करता है साथ में कि किस तरह से ये महिलाएं सोशल जस्टिस के लिए, लाइवलीहुड के लिए और रेजिलियंस के लिए इम्प्रूव्ड उसमें फॉर्मेट में कैसे ये कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं। व्हाई माउंटेन मैटर, आज की डेट में देखें तो माउंटेन मैटर क्यों करते हैं, तो आपको सुन के, सारे बच्चों के लिए सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आज भी दुनिया का जो 85% दुनिया की जो स्पीसीज हैं, वो चाहे वर्ड्स के चाहे मैमल्स के हैं, वो माउंटेनस रीजन में ही पाई जाती हैं। 25% जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैं वो माउंटेन में ही उनके घर हैं, वहीं से आते हैं। और 60 से 80% जो फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे उनका जो हेड वाटर्स हैं, जहां से वो पैदा होती हैं, जहां से वो निकलती हैं, स्रोत जो हैं वो माउंटेन रीजन्स ही हैं, रादर माउंटेन्स ही हैं। और 50% जो आबादी है बायोडाइवर्सिटी की, उसके हॉटस्पॉट जो हैं वो आज भी माउंटेन में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। दैट्स व्हाई दिस डे बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड विद द इंटरवेंशन ऑफ वुमेन पर्टिकुलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का दिन का थोड़ा सा इतिहास आपको बताने की कोशिश करूंगा, बच्चों को खास करके, कि आज का दिन जो है एनुअली 11 दिसंबर को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि माउंटेन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, उसके लिए आज का दिन मनाया जाता है। एंड अलोंग विद दिस, जस्ट टू हाईलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट इन माउंटेन डेवलपमेंट, क्या क्या मौके हैं, क्या अवसर हैं, और साथ में क्या क्या हमारे कंस्ट्रेंट हैं, गतिरोध हैं, उनको किस तरह से माउंटेन डेवलपमेंट पे उसको किया जा सकता है, उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और पॉजिटिव चेंज माउंटेन पीपल के दिमाग में कैसे आए और अपने एनवायरनमेंट की देखभाल कैसे करें सारी दुनिया में, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली ने 2002 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स डिक्लेयर किया था, और उसी दिन 11 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया था कि आज के बाद ये इसको बनाया जाएगा। और फिर 2003 से आगे लेके आज तक इसको इसी दिन को आज इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस साल जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, उन्हें कोऑर्डिनेट करने का, इस एनुअल सेलिब्रेशन डे को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो दिया है, और ताकि लोगों में माउंटेन के जो इश्यूज हैं उसके लिए अवेयरनेस हो। इसी कड़ी में आज का जो डेलिब्रेशन है जो आपके साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूं, वो सोशियोलॉजिकल कंसर्न क्या होते हैं डेवलपमेंट के, और खास करके हाइड्रो बेस्ड जो डेवलपमेंट है इन माउंटेन रीजन, जो कि मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसी पे आज बात करने की कोशिश आपके साथ करूंगा। थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें कि जब से मानव का इतिहास, जब से हम ट्रेस कर सकते हैं न्यूलिथिक स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से, नवपाषाण काल हम जिसको बोलते हैं, वहां से लेके आज तक की देखने की कोशिश करें तो इंसान ने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने जरूरत के लिए, अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको एक्सप्लॉइट करने की हमेशा कोशिश की है अपनी जरूरत के मुताबिक। कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से, दशकों से देखें तो डेवलपिंग कंट्री में ये जो स्पीड है एक्सप्लॉइटेशन की, नेचुरल रिसोर्सेज की, वो बढ़ी है, और उसमें वाटर रिसोर्सेज भी शामिल हैं। इस तरह की जो डेवलपमेंट है ये हमारे फ्यूचर ग्रोथ को और उसके पैटर्न को और भी प्रभावित करती है, और साथ में इकोलॉजिकल कंसर्न, जो पारिस्थितिकीय चिंताएं हैं, उनको भी बढ़ाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है उसका सर्वाइवल ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। और आपने देखा होगा कि इस डेवलपमेंट की वजह से कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर जो हमें आज की डेट में परेशान कर रही हैं। नाउ इट इज अ रियलिटी। ये जो सिस्टम है, सोशियोलॉजिकल जो सिस्टम होता है,
ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बायोफिजिकल यूनिट एंड एसोसिएटेड विद सोशल एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायोजियोलॉजिकल जो फिजिकल सिस्टम है, यूनिट है, पर सोशल एक्टर के साथ और सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ जब ये मिल जाता है तो ये सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, इट इज अ सेट ऑफ क्रिटिकल नेचुरल सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर रिसोर्सेस, और जो कि इकट्ठा होकर एक पूरा जब इकट्ठा हो जाता है तो कंबाइंडली ये इकोलॉजिकल एंड सोशल सिस्टम्स बनता है, जो कि डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, और जिसमें कि कंटिन्यूस एडॉप्शन, हमेशा अनुकूलन इसमें चला ही रहता है। तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि माउंटेन्स में इकोलॉजिकल कंसर्न्स, जब हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो क्या होंगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करें। तो इकोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है, साबियब जो है, किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करने के साथ और जो चीजें हैं, चाहे वो हमारा साबियब है, चाहे पॉपुलेशन है, चाहे कम्युनिटी है, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम, इसके साथ इंटरेक्टिवली किस तरह से काम करता है, दैट विल बी इकोलॉजी। तो यहाँ इकोलॉजिकल मीनिंग जो खास करके यहाँ है अब इस प्रेजेंटेशन में, वो रहेगा हमारा इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड लिविंग बीइंग। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप जो है हाइड्रो पावर जनरेशन का ह्यूमन बीइंग के साथ कैसा है, ये इसका यहाँ मतलब रहेगा। तो इकोलॉजिकल कंसर्न्स को देखने की कोशिश करें तो आपको, आपकी जानकारी के लिए और आपके जीके के लिए ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया, और उस मिशन का नाम है पावर फॉर ऑल, और जिसमें 50,000 मेगावाट जो एग्जिस्टिंग हमारी हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, उसमें से 1,50,000 है, उसमें 50,000 मेगावाट इस मिशन पावर फॉर ऑल में इंक्लूड करने की, इसको डेवलप करने की कोशिश की गई। और अभी तक जो डेटा है जो बताता है कि उसमें सिर्फ 15% ही उसका जो टारगेट है उसको अचीव किया गया है। 7% जो है वो कमीशनिंग में है, और इसका मतलब सिंपल शब्दों में हो जाता है कि 78% इज स्टिल टू बी एग्जीक्यूटेड, which is the main concern of this presentation as well। तो 78% अभी आना है, 22% से ही हमारी चिंताएं आज जागरूक होने की हमें जरूरत है। तो इसका जो पूरा 22% का जो हाइड्रो पावर जनरेशन का इम्पैक्ट जो है वो आज विजिबल हो गया है, आज दिखने लगा है, और आज हमें जागरूक होना पड़ेगा बिफोर इट इज टू लेट। और इसको करने के लिए मिशन इंडियन हिमालयन रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्टार्ट किया, और उसमें हैवली टारगेट किया हमारे पूरे IHR इंडियन हिमालय रीजन को, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, जिसमें कि हिमाचल हिमालयस भी आता है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, वो आज की डेट में ज्यादा उसको टारगेट किया गया है। और इसमें 5 नदियां आप लोगों को पता ही है, 5 नदियां इसमें हैं इंडस वाटर सिस्टम की, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना, और उसमें प्रेजेंटली 400 से ज्यादा आज की डेट में प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में इन 5 रिवर्स में हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि सतलुज, रावी और ब्यास 3 नदियों से 72% जो हैं वो पावर प्रोजेक्ट इन्हीं 3 नदियों पर टारगेट किए गए हैं, और रावी भी उसमें एक है। और रावी जो इंडियन पार्ट है, इंडियन पार्ट रावी का जो है वो इस प्रेजेंटेशन का मेन बेस रहेगा। लोकेशन आपको आपके सामने ये मैप, लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों मैप हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, लाहौल स्पीति वाला, उसमें थोड़ा कम है, और किन्नौर से लेकर ये पूरा का पूरा देखने की हम कोशिश करें, ऊना वाला पार्ट भी थोड़ा सा कम। और जहां जहां भी नदियां और नाले हैं, वहां हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी कैटेगरी का, किसी न किसी लेवल का पावर प्रोजेक्ट देखा जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हिमालयन और खास करके माउंटेन्स रीजन में इसको थोड़ा देखने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए बनता है। इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो लोकेशन में आपके सामने डालने की कोशिश की गई है। तो ये एग्जिस्टिंग लोकेशंस हैं। एक इन्वायरमेंटल जस्टिस एटलस है जो कि ग्लोबली रेगुलेट करता है सारे इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। ये बताता है कि कितना हम इन्वायरमेंट के साथ जस्टिस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। उसका ये एक डॉग वॉच की तरह काम करता है।
इसके मुताबिक जो टोटल कैपेसिटी हिमाचल की है दैट इज 25,000 मेगावाट, और इसमें कमीशन जो हुई है अभी तक 6,000 से ज्यादा हो चुकी है और 8,000 से ज्यादा अभी तक कमीशनिंग में है, और अभी भी 11,000 के आसपास जो है वो उसे कमीशन करना है। तो मतलब क्या हो गया कि 14,000 के आसपास अभी कमीशन हो चुका है, और अभी उसकी वजह से ही 14,000 हुआ, तो अभी भी 11,000 के आसपास अभी होना है। तो आज इसके कंसर्न जो हमारे सामने हैं। रावी की अगर बात करें हम लोग, तो आपको पता ही है, सारे ज्योग्राफी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो सबको पता ही होगा कि रावी एक पेरेनियल रिवर है, और ये स्मॉलेस्ट रिवर है इंडस बेसिन की। आपके जीके के लिए बड़ा बंगाल रीजन है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चंबा के साथ मिलता हुआ, वहां से निकलती है और डाउनवर्ड चंबा में ये एंटर करती है। राइट साइड में आप मैप इसका देख रहे हैं, कहां से निकलती है, कैसे नीचे को आती है। तो टोटल कैचमेंट जो है हिमाचल में रावी का वो 5,451 स्क्वायर किलोमीटर है, और जिसमें से 154 किलोमीटर 15 रावी की 2023 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो 19 हैं, जबकि छोटे माइक्रो और मीजो का जो संख्या है वो मोर देन 114 के आसपास हैं। और ये 19 जो है ये स्मॉल और मेजर प्रोजेक्ट हैं जो कि आज रावी में हमें देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा जो आज इकोलॉजिकल कंसर्न की हम जो बात कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट आपके सामने रख रहा हूं, और उसमें जो मेन चीज जो है वो ये देखने को आपको मिलेगी कि चमेरा 1 ने 1,554 फैमिलीज को प्रभावित किया, रादर डिस्प्लेस कर दिया। उसमें से 1174 फैमिली डिस्प्लेस्ड हो गई, और जबकि चमेरा 2 में 230 फैमिली करीब इसका मतलब हो जाता है 1900 के आसपास इन 2 प्रोजेक्ट की वजह से ही प्रभावित हुआ। गांव एक प्रोजेक्ट में 55 हो गए, दूसरे में 15 हो गए। 7 गांव जो चमेरा 1 था उसमें डूब गए, और एक गांव जो था वो चमेरा 2 में डूब गया। डैम की हाइट चमेरा 1 की 140 मीटर है, जबकि चमेरा 2 की 40 मीटर है। जो हेडरेस टनल और टेलरेस टनल की अगर हम बात करें तो ये इसका नंबर भी बहुत ही बड़ा है, जो कि किलोमीटर्स में ये जाता है। तो जो अंडरग्राउंड पावर हाउस दोनों के हैं, चमेरा 1 का भी अंडरग्राउंड है और चमेरा 2 का भी अंडरग्राउंड है, और रादर एक किस्म का पूरे माउंटेन में, पूरे पहाड़ में होल कर दिया गया अंदर। $3.6 किलोमीटर का चमेरा 2 ने क्रिएट कर दिया। फॉरेस्ट इतना 892 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो था वो यहाँ डूब गया, ये खत्म हो गया। और फिर इन्होंने 40,000 के आसपास पेड़ लगाए, और जो कि कहीं हमें दिखे नहीं। जब भी हमने रिसर्च किया या हमारे बच्चों ने रिसर्च किया तो कहीं नहीं दिखे। टोटल एरिया 2,000 स्क्वायर फुट इन्होंने एफोरेस्टेटेड किया, पर वो पता नहीं कहाँ है, वो मिलता नहीं, दिखता नहीं। बट फिर भी जो ऑफिशियल डाटा है वो है। प्लांटेशन में इतना पैसा खर्च हुआ, ये सारा ऑफिशियल डाटा है, और जो कि हमारा चिंता का विषय है। इसको थोड़ा सा देखने की अगर हम कोशिश करें तो इन कंसर्न्स की वजह से क्या हो गया कि चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ चंबा, ये पूरा जो रिवर बेसिन है, पुराना पुल है ये चंबा का, और पीछे आप देख रहे होंगे फ्लड प्लेन्स के रूप में आपको लकड़ियां, जो इकोसिस्टम सर्विसेज पहले देता था ये रावी का पूरा बेसिन, वो आज खत्म हो गया है। डैम बनने की वजह से आज ये लकड़ी कुछ नहीं आती। पहले लोगों के पास ये बहुत सारी चीजें होती, फ्लड प्लेन सर्विसेज में होता था। अनसीजनल और नो रेन है आज। जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो गया, क्लाउड बर्स्ट बढ़ गए हैं, अर्थक्वेक में इंक्रीज हुआ है, वेजिटेटिव कवर जो है ड्राई हो गया है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं टनल के ऊपर, चाहे वो HRT है चाहे वो TRT है। HRT माने हेड रेस टनल और TRT माने टेल रेस टनल। HRT पानी लेकर आती है टरबाइन तक, और टरबाइन के बाद जब लाइट पैदा हो जाती है तो उस पानी को दोबारा बाहर ले जाता है, उसको हम TRT बोलते हैं, टेल रेस टनल बोलते हैं। तो दोनों इन टनल्स के ऊपर ये सारा चीजें ड्राई हो चुकी हैं। छोटा सा एक स्टेटस जो है रावी का आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
बैरास्यूल पहला प्रोजेक्ट था एनएचपीसी का, जो कि 1984 में कमीशन हुआ था, और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है 2012 में कमीशन हुआ है। तो चमेरा का ही अगर हम एनएचपीसी की हम बात करें तो 1264 मेगावाट लाइट जो है ये पैदा करती है। परंतु इसकी वजह से जो डाइवर्शन जो हुआ, जो कि हमारा मेन कंसर्न है, एचआरटी का डाइवर्शन जो है 35.639 किलोमीटर का है। 35 किलोमीटर सुरंगे इन्होंने एचआरटी मेन टनल की बना दी, और दूसरा टोटल डाइवर्शन जो है 40 किलोमीटर का टोटल डाइवर्शन है, और जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये 40 किलोमीटर को अगर हम यहां ले आए तो रावी आज सुरंगों में 40 किलोमीटर से ज्यादा है, रिजर्वायर 32 किलोमीटर से ज्यादा है। टोटल जो रिजर्वायर और टनल को हम प्लस कर दें तो ये करीब 73 किलोमीटर पड़ता है। तो जो रोड डिस्टेंस है, अगर हम चमेरा 3 से लेके हम खैरी जो चमेरा 1 का जो इसका वो है टीआरटी है, वहां तक कर ले तो 98 किलोमीटर रोड डिस्टेंस इसका पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल रूट पे आज के टाइम में रावी सिर्फ 25 किलोमीटर पर ही दिखती है, जो भी कभी कभार दिखती है। और जब वो एनएचपीसी वाले पानी छोड़ते हैं तो रावी चलती है, नहीं तो रावी सूखी हुई होती है। तो ड्राई पैचेस का जिक्र यहाँ करने की कोशिश की गई है। चमेरा 1 का ड्राई पैच जो है वो 14 किलोमीटर से ज्यादा है, चमेरा 2 का 16 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि चमेरा 3 का 20 किलोमीटर से ज्यादा है। एक आप इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड देख रहे होंगे, चमेरा 1 नीचे है, चमेरा 2 से ऊपर है, चमेरा 3 उससे ऊपर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये ड्राई पैच का जो स्ट्रेच है वो भी बढ़ रहा है, 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर। इस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट, इसकी वजह से जो कार्विंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो भी इससे प्रभावित हुई। टेलिस टनल की एडिट है, सरशाफ्ट है, अंडरग्राउंड पावर हाउस है, प्रेशर शाफ्ट है, इन्होंने सारी की सारी इन एक्टिविटीज ने फिजिकल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक और डेटा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, ये पुराना डेटा है हालांकि। तो ये जो पूरा स्टडी एरिया या रादर पूरा जो पैच है, इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें, लेफ्ट साइड में देखें 96 का है या 2006 का है। तो ये डेटा जो आपके सामने आया, इस डेटा में अगर आप देखेंगे तो अर्थक्वेक उसमें ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन रेनफॉल की इसमें नोटिस की गई है। रेनफॉल इसमें बहुत ही कम रहा है या बिल्कुल भी नहीं रहा। जैसे आज की डेट की बात करें तो आज दिसंबर का आज दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, परंतु आज भी उतनी ठंड नहीं है जितनी की पहले होती थी। तो ये पूरा का पूरा इस एरिया में ये पूरा का पूरा, हालांकि इसको क्लाइमेट चेंज के साथ इसको कोरिलेट भी किया जा सकता है क्योंकि सारी दुनिया में ऐसा है, परंतु यहाँ इसको और ज्यादा देखने के लिए और एरिया के साथ जहां डैम्स नहीं है उसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, लेफ्ट साइड में देखिएगा, पूरा हिमाचल वेनरेबिलिटी जोन सेस्मिसिटी के हिसाब से देखें तो 3 जोन में डिवाइडेड है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट इसको बेहतर समझते होंगे। जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। ए जो है वो रेड कलर से है, और जोन बी जो है थोड़ा ग्रीनिश है, और जोन सी जो है थोड़ा सा उसमें ब्लूइश कलर में दिया हुआ है। ए का मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ डार्क रेड है, ऊपर चंबा को देखेंगे, कुल्लू को देखेंगे, मंडी वाला थोड़ा सा एरिया, मनाली वाला जो पीछे वाला आएगा, इसको थोड़ा देखने की कोशिश करें हम तो ये डार्क रेड है, ये जोन 5 में पड़ता है। जोन ए में भी आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो जोन ए जो है वो हाईली वनरेबल है डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ कांगड़ा वाला भूकंप जो वो भी आया था, और चंबा के भी कई भूकंप हैं जो आए हैं। इस तरह से जोन ए में आज की डेट में 150 से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट हैं, जिसको कि कहीं भी किसी तरीके से साइंटिफिकली उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो जो लोग यहाँ हैं, लोग जब इनसे बात हुई, लोगों से बात हुई, तो लोग बोलते हैं कि इस जोन में रहते हुए हमें चिंता लगी रहती है, हमारे परिवार की चिंता लगी रहती है, जो भी हमारा सब कुछ उसकी चिंता में लगी रहती है, एंड दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड दे आर डाइंग एवरी सेकेंड एवरी मिनट बाय लिविंग देयर सिंस एजेस। थोड़ा सा लोकेशन को और थोड़ा सा डालने की कोशिश करूं मैं, तो सिंपल जीआईएस बेस्ड एक असेसमेंट है जो कि सजेस्ट करती है कि 60% से ज्यादा जो टोटल पॉपुलेशन है हिमाचल की वो हाईली वनरेबल जोन में आती है, विच इज कलर्ड विद डार्क रेड। लेफ्ट साइड में जो डार्क रेड है वो उसमें 38 वनरेबल जोन्स हैं कंट्री में, उसमें से ये जोन्स भी हमारे आते हैं। एक असेसमेंट हो रहा है,
109 तहसील और सब तहसील हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में इसको हाईली वनरेबल और वनरेबल जो है उसको सेस्मिक जोन सेस्मिसिटी की दृष्टि से उसको किया गया है। उसमें जो पास सेंसिटिविटी के आधार पे देखें तो इन्हीं जोन्स में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर भी आते हैं। साथ में ब्रैकेट में इसकी सेंसिटिविटी की जो परसेंटेज है वो दी गई है। तो चंबा जो है रावी वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके हम इकोलॉजिकल कंसर्न्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज हैविंग मोर अबाउट 34%, व्हिच इज ह्यूज वन। और इसमें कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो देयर इज वेरी लेस चांस टू सर्वाइव। रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, इसे जो बड़ी है इसको देखने की कोशिश अगर करें, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो गांव ऊपर है, नीचे मैंने पहले कहा था कि 745 मीटर पहले ये होता था, आज ये भर गया है। और ये पीछे नीचे वाली जो फोटोग्राफ है वो आपको बता रही है कि 29 किलोमीटर का जो रिजर्वायर है उन दोनों पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ये। और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में होने की वजह से इन रॉक्स को इस तरह का इतना बड़ा बोझ लेने की उनको एक्सपीरियंस नहीं है रादर, परंतु फिर भी इनको इतना एक्सपीरियंस दिया गया है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज के टाइम में। तो मेरा कैचमेंट जो है वो जियोलॉजिकल वीक रीजन में पड़ता है। डॉक्टर वॉटसन ने यहाँ काम किया हुआ है और वो रिनाउंड एक जियोलॉजिस्ट हैं। उनका ये मानना है कि हिमालय के इस रीजन में और खास करके माउंटेन के इस रीजन में इस तरह की जो बड़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर के नाम पे है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये लोड जो है 155 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वायर का, जो कि 2,52,000 हेक्टेयर एरिया में जो फैला हुआ है, सेडिमेंट्री एंड स्ट्रेटाफाइड रॉक्स के बीच में, दैट कैन क्रिएट हैवोक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यहाँ 6 रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप आता है तो फिर जो हालत होने वाली है, लोग सुनामी को भी भूल सकते हैं। एक और आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, डेथ ऑफ रिवर कैसे हो रही है देखिएगा। चंबा शहर साथ में है। इन तीनों स्लाइड्स में एक जो लेफ्ट साइड में है डाउनस्ट्रीम है ये डैम का, जो कि चमेरा 2 की ये उसका है, टीआरटी के पास है। और ये पावर हाउस है जहां से इन्होंने सारा ये क्रिएट किया हुआ है। चंबा शहर के साथ देखिएगा ये करिया जो टीआरटी आपको ऊपर दिख रही है, यहाँ कितना पानी निकलता है, जबकि आदरणीय जो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उनका आदेश ये है कि एटलीस्ट 20% वाटर इज टू बी रिलीज जस्ट टू सस्टेन द aquatic life in the downstream. What there is no water at all, which is evident from these pics. So ये पूरा का पूरे कंसर्न्स हैं जो कि हमें एक और देखिएगा कि बैलेंस को देखने की कोशिश करें। रिवर बेस्ड जो डेवलपमेंट है दैट इज कॉस्टिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आल्सो, इकोलॉजिकली भी इसको परेशान कर रही हैं। और देखिएगा कितने ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं जो कि इसको करते हैं, इसको डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये इस तरह की डेवलपमेंट जो है क्या रियल सेंस में डेवलपमेंट हो सकती है, ये हमें सोचना पड़ेगा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है एक वैसन का, और ऐसी चीजें हिमाचल हिमालय के हर वैसन में और खास करके ब्यास और सतलुज में तो बहुत याद हो रही हैं आज की डेट में भी। तो फाइनली जरूरत क्या है कि सच डेवलपमेंट आर बेनिफिशियल फॉर नेशनल इंटरेस्ट। बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि इस तरह की जो डेवलपमेंट है कि वो राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, अगर हैं तो किस कीमत पर। मेरा यह मानना है कि ये जो भी डेवलपमेंट जो एग्जीक्यूट की जा रही हैं वो एक लोबिस्ट प्रेशराइज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होता है, जिन्होंने बोल दिया कि हमें इस तरह के डेवलपमेंट करनी है, और जिसकी वजह से इकोलॉजिकल थ्रेट्स हमारे क्रिएट हुए हैं, और जिसमें ह्यूमन बीइंग भी और जो फ्लोरा फौना यहाँ रहता है उसके लिए वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहा है इस तरह के माउंटेनस रीजन में, जो कि अटेंशन की बात है। ह्यूमन डायमेंशन जो है, मानवीय जो पक्ष है इस तरह के डेवलपमेंट का, वो इग्नोर किया जाता है, और जिसकी वजह से आज कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है। बेनिफिट कहीं जाके दिल्ली में जाके या कहीं और जगह पे हो सकता है, परंतु जो लोकल लोग यहाँ के हैं उनके लिए ये कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है। अगर कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट की ज्यादा हो और बेनिफिट कम हो तो प्रोस्पेरिटी लाना अगर टारगेट हो, प्रोस्पेरिटी नहीं आए अगर, तो उसको दोबारा से हमें सोचना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर को दोबारा से सोचना चाहिए, और प्रपोज्ड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव और जो हिमाचल में आने हैं उनको थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए।
और मेरा ये मानना है कि जो ये एग्जिस्टिंग मॉडल जो है लोवेस्ट प्रेशराइज मॉडल, इसको बेनिफिट शेयरिंग मॉडल के साथ इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, और जिसमें इन्वॉल्वमेंट को, एक सोशोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये बोलूंगा कि ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट ऑल लेवल पे होनी चाहिए, प्लानिंग भी, एग्जीक्यूशन भी, एंड देयर आफ्टर आल्सो, सो दैट कि जो कंफ्लिक्ट होता है इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में, लोकल के बीच में और पॉलिसी मेकर्स के बीच में, एग्जीक्यूटर के बीच में, वो ना हो। उसके लिए मैं एक एडवोकेसी कर रहा हूं कि EIA जो है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस जो है, दैट शुड बी इंक्लूसिव। Though it is at present it is exclusive, but it should be inclusive, और उसमें इंक्लूड करने के लिए एक लाइवलीहुड इंपैक्ट असेसमेंट इसमें शामिल होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट शामिल होनी चाहिए, कल्चरल इंपैक्ट असेसमेंट शामिल होनी चाहिए, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने अभी इसको इंक्लूड कर लिया है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को, ये भी शामिल होनी चाहिए, और हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट भी इसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि एक पूरा एक्सक्लूसिव चैप्टर बने और जिसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट जो हैं इसमें शामिल हो। साथ में मदर अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी हमें सोचना चाहिए, और उसकी कितनी एक वेसन में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और वो हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं इस तरह के किसी भी एक इसके डैम के खिलाफ नहीं हूं, इस तरह की डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, पर मेरा ये मानना है कि ये जब भी लगे, कहीं भी लगे, that should be installed with restoration perspective or disturbed ecology। जो इकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब होती है, जो मेरी चिंताएं हैं, उनको एक रिस्टोरेशन पर्सपेक्टिव के साथ पहले उसका ध्यान रखना चाहिए, तब जाके इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। पॉलिसी जो भी बने, लोकल साइट को विजिट करें, लोकल कंसर्न्स को सबसे पहले देखें और उनको रिजोल्व करें, उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लगाएं। और डैम अगर बेस्ट वे है किसी भी तरह की एडवांसमेंट लेने के लिए, तो वो मेरी तरह से फुल सपोर्ट को डिजर्व करते हैं, पर वो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, सोशली इक्विटेबल होना चाहिए, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर डैम इस तरह के चीजों को अचीव करने के लिए बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है, तो हमारी वो सपोर्ट को डिजर्व करते हैं। बट वी शुड अंडरस्टैंड एक फैक्ट जो है वो आज हमें समझ जाना चाहिए, बिफोर इट इज टू लेट, बहुत देर होने से पहले, कि सब कुछ पैदा किया जा सकता है माय डियर, सब कुछ पैदा किया जा सकता है, बट ये जो वंडरफुल गिफ्ट है गॉड की, इसको कभी पैदा नहीं किया जा सकता, जिसको कि हम पानी कहते हैं। पानी कहते हैं, वाटर कैन नॉट बी जनरेटेड, एंड सो दिस वंडरफुल गिफ्ट मस्ट बी यूज्ड विद डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ, नेचर के साथ भी जस्टिस करें हम, और अपने साथ भी हम जस्टिस करें, फ्यूचर जनरेशंस को हम ध्यान में रखें, और फिर इस तरह के जो पानी के स्रोत हैं, पानी के जो रिसोर्सेज हैं, किसी भी पर्पस के लिए हम तब जाके उसका प्रयोग करें। और एक अंतिम बात, नेचर कैन लिव विदाउट मैन बट इन इकोसिस्टम, बट मैन कैन नॉट। नेचर हमारा इंसान के बिना रह सकते हैं इकोसिस्टम में, पर इंसान नहीं रह सकता, ये हमें ध्यान में रखना होगा। और इसको बचाने के लिए, इस तरह से जागरूक होने के लिए, आओ इकट्ठा होकर प्रयास करें और इकट्ठा होकर इसको बचाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। ओवर टू यू सचिन। थैंक यू। आपने बहुत सीमित समय होने के बावजूद बहुत सारे मुद्दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर किए हैं, क्योंकि जब हम पहाड़ों में गुजरते हैं, जैसे अब जो शाहपुर नूरपुर वाला पैच यदि आप देखें तो गुजरते हैं तो आपको सड़क बनती हुई दिखती है, तो आपको लगता है कि विकास हो रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि पहाड़ों में सड़क बनाइए और लैंडस्लाइड मुफ्त में पाइए, तो वो लैंडस्लाइड जोन में ऑलरेडी वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है। हम जब सड़क के पास से गुजरते हैं और हाइडल पावर प्रोजेक्ट की तरफ से गुजरते हैं, तो हमको सुरंग का सिर्फ मुंह दिखाई देता है कि सुरंग बना हुआ है, लेकिन अंदर अंदर पहाड़ की छाती को कितना खोद दिया गया है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आप इमेजिन करें, तो वो हमें पता चलता है कि किस कीमत पर हमको वो विकास मिल रहा है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको दो चीजें मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो स्टूडेंट्स जेनरिक इलेक्टिव पेपर पढ़ रहे हैं,
उनका एक पेपर ही है सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट पे। तो सर ने डेवलपमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए, आपको वहाँ काम आएगा। सेकेंड ईयर में जो रीजनल प्लानिंग का आपका पेपर आता है, रीजनल प्लानिंग में हिल रीजन एक अलग से सेक्शन है, तो वहाँ भी जो सर ने आपको आज बताया है वो चीज़ें काम में आएगी। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और उनको हाइडल पावर प्रोजेक्ट को क्लीन एनर्जी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो जो क्लीन एनर्जी है वो कितनी क्लीन है वो एक विवाद का विषय है। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज सर ने बताई है कि कैसे नदियां मर रही हैं, क्योंकि आज नदी मरती है तो कल सभ्यताएं मर जाती हैं। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये नदी है और ये जो पहाड़ है और जो नदी और पहाड़ का जीवन है वो सब आपस में लिंक्ड है। और इसमें फिर स्त्री की भूमिका, जो इस बार क्या थीम है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे पास आज कुछ लोगों ने स्त्रियों की भूमिका पहाड़ पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी कविताएं भेजी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कोई सवाल हो या कोई प्रतिक्रिया हो, उनको आज सर की बात में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो अपनी बात कह सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। कोई इसमें अपनी बात कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। आप यदि बोलने में कंफर्टेबल नहीं है या सिग्नल का इशू है तो आप चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा? सही बात है। ये कुछ काम का भी था, ये ऐसे ही हमने टाइम वेस्ट किया, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट किया। बंगाली में बोले कुछ। सचिन, कुछ वेस्ट बंगाल से भी स्टूडेंट जुड़े हैं। वेस्ट बंगाल वाले प्लीज रेज योर हैंड एंड से हेलो। मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी के जो स्टूडेंट्स हैं एनवायरमेंट साइंसेज के वेस्ट बंगाल से। हेलो सर। हेलो या someone else from West Bengal? Yes sir. Great to see you. Great to see you. স্যার বলছিলাম যে মানে যে পাহাড়ের একটা মানে ইয়েটা যেটা বললেন সেটা একটু বুঝতে পারলাম না জাস্ট। मेरे ख्याल से यदि डॉक्टर मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि रेणुका ने जो कहा, डॉक्टर मुखर्जी इज ऑन ड्यूटी। ओके या ड्यूटी। So anyone else who would like, who can translate what Renuka has just shared, कोई translate कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। But thank you Renuka for participation. थैंक यू सर। Thank you. और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अनम्यूट करके भी कह सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित हैं अभी के चले गए, मुझे दिख नहीं रहे हैं। सर मैं जुड़ा हूँ सर। हाँ अमित, आप कुछ कहना चाहोगे सर की प्रेजेंटेशन को लेके, या कुछ जो उन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किए कुछ और हाईलाइट करना चाहें? सर मैं तो सर का धन्यवाद ही करना चाहूँगा इतने एनलाइटनिंग सेशन के लिए, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को भी ये सेशन बहुत ही यूजफुल और थॉट प्रोवोकिंग लगा होगा सर। और स्टूडेंट्स के लिए सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नहीं कुछ कहने के कारण ही हम वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। अगर अभी भी चुप रहेंगे तो स्थिति और बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल। इतनी सर। थैंक यू सर। थैंक यू अमित। तो ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है कि यदि नहीं कहेंगे तो इसीलिए हम इस वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। और एक्चुअली मैं हरियाणा में था विमेन ग्रुप के साथ, तो वहां तो उन लोगों ने एक नारा ही डेवलप किया था कि जब बोलेगी मुंह खोलेगी तभी जमाना बदलेगा। बिल्कुल, तो जब बोलेंगे और मुंह खोलेंगे तभी चीज। देखो आपने जो सीखा है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई मन में प्रश्न है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक दो और स्टूडेंट है अपनी बात कुछ कहना चाहें। हमारे बीच यदि शिवानी है वो यदि कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। और भी कोई भी साथी जुड़े हैं, मेरे कोई कोलीग जुड़े हैं शाहपुर कॉलेज से, वो यदि अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं।
Tanisha Mahato was trying to say something. तनिषा, बोलिए तनिषा। I think she's from West Bengal. अच्छा, भानु महातो। ओके, मेरे ख्याल से वक्त भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको क्विकली 2-3 जो कुछ दोस्तों ने छोटी छोटी कविताएं भेजी हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। आज के थीम पे है वो, और उसके बाद हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। एक कविता भेजी है, राइटर है, उसके पोएट का नाम है पूरन भट्ट। उसमें एक, चूंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, वहाँ एक त्योहार होता है हरेला, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो हरेला का जिक्र आएगा, तो मुझे लगा कि मैं आपको पहले उसका जिक्र कर दूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। वो कहती हैं कि पूरन भट्ट जी की कविता है, पहाड़ सी होती हैं पहाड़ की औरतें, मजबूत, सपाट, शांत। ये कान्हा की गोपियों सी नहीं है, न अयोध्या की कोमलांगी। ये वज्र से बनी है, दरांती की धार जैसी अंतर्मुखी। संघर्ष पलता है इनमें। चट्टानों में सब्जियां, मटर, गोभी उगाती, अपने से बड़ा डाला उठाती ये हिमपुत्रियां। कागज की पुड़िया जितनी दिखती हैं ये। पहाड़ में चढ़कर घास का पुआल काटते समय हाथ भर की चूड़ियां पहनती हैं, लाल, जामुनी, कत्थई। पर कहां ठहर पाती है हाथों में ये चूड़ियां। गाय दुहते समय छिलके निकालते हुए टूट जाती हैं सारी, और पीछे छूट जाती है निशान कलाई पर, जैसे धवल हिम पर उतर आया हो नील कमल। बार बार चुनौती देती है यह हिमालय के वर्चस्व को, और बार बार नमन करता है वह श्रेष्ठ हिमालय, और कभी हल्की सी थपकी देता है आशीर्वाद की। आंखें नम हो जाती हैं। साल में एक बार जब पिता, भाई या प्रिय पलटन की छुट्टियां पूरी करके लौटता है, छोटे मेमने को सहलाते हुए दूर तक बस का पीछा करती नजरें धुंधला जाती हैं। फिर अगले ही पल लौट आती हैं वास्तविकता में, बुरांश जैसी खिलखिलाती, जीवन का उत्सव मनाती ये पहाड़ की औरतें। पूरा बचपन आंखों में लौट आता है जब भिटौली दिखती है भाई के हाथों में। धोती के आंचल में बंधे पैसे मिलते हैं, छोटे भैया को जाते समय हाथों में दुबड़े बांधती, हर मंदिर में मन्नत मांगती। कितनी भोली होती है ना पहाड़ की औरतें। बांज के वृक्षों को नापती, छोटी चुस्त आकृतियां पलक झपकते ही सूरज से तेज दौड़ने लगती हैं। इनके जीवन का संगीत हरेले जैसा है। टोकरी में उगता हुआ पूरा स्वाभिमान, जीवटता और जिजीविषा से मड़वे की रोटी सेंकती, चीड़ की लौ जैसी जलती ये तेजस्विनी पहाड़ की औरतें। तो ये एक बहुत बढ़िया पूरन भट्ट जी की कविता है। एक और छोटी सी कविता और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सुभाष तरान है, एक उनकी कविता है। पहाड़ की औरतें बारिश, गर्मी और सर्दी के साथ सुबह सूरज को कंधे पर लाद कर भरी दोपहर को पार करते हुए पश्चिम के पहाड़ तक छोड़ाती। पहाड़ की औरतें पालतुओं को चारा सानी कर सांझ के धुंधलके को रसोई में बिठाती हैं। एक टिमटिमाती ढिबरी के साथ स्याह रात का आवाहन करती हैं और साथ रहती हैं उनके भोर होने तक। पहाड़ की औरतें चूल्हे की आग में, रंग में, राग में, बाहर में, घर में, हिम्मत में, डर में देखी जा सकती है। पहाड़ की औरतें खेत से, खलिहान से, रसोई, दालान से, आंधी से, तूफान से, दराती की सांस से जूझते हुए दिख जाती हैं। पहाड़ की औरतें पानी में, पत्थर में, लकड़ियों के गट्ठर में, कमरे के फर्श में, स्नेह में, स्पर्श में महसूस हो जाती हैं। पहाड़ की औरतें गांव के छुटपन में, जंगल के यौवन में, फागुन में, सावन में, रस्ते में, आंगन में खिलखिलाती हुई मिल जाती हैं। पहाड़ की औरतें जंगल की घास में, बदी में, उपहास में, दिए गए दर्द में, मौसमी मर्ज में नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अपने आप में पहाड़ होती हैं पहाड़ की औरतें। बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही हम क्लोज करते हैं। सचिन, मैं एक चीज पहाड़ की औरतों पे आपने जो बात कही जी, एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं अपने स्टडी एरिया में था, अभी 1 महीना पहले ही जी, तो चुरा करके एक तहसील है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, सारे बच्चों को जो चंबा के नहीं हैं उनको बताते हुए कि महिलाएं क्या करती हैं और क्या कर सकती हैं। इसलिए FAO ने भी जानबूझकर, UN की जो एजेंसी है, उन्होंने
इस साल का थीम ही शायद महिलाओं पे फोकस इसलिए किया है कि एक महिला सुबह उठती है 4 बजे से लेकर 4 बजे उठने के बाद रात के 11 बजे तक वो सिर्फ काम करती है। वो गाय धोने को लेके जो आपकी कविता है, जो जिनकी भी थी, जो गाय धोने से लेके शाम को बच्चों को सुलाने को, पति को सुलाने तक का जो सारा काम है वो करते हैं। उनको नमन है। सुबह से लेकर शाम तक वो हमेशा बिजी हैं। वो दराती भी चलाती हैं, घास भी चलाएंगी, कुल्हाड़ी भी उठाती हैं, लकड़ी को भी चीरेंगी, लकड़ी के लिए भी, और सारी की सारी दिन की सारी जो गतिविधियां हैं सब वो करती हैं। जबकि इस पुरुष प्रधान समाज की विडंबना सचिन देखिएगा कि जो उनके पति हैं, जो पुरुष हैं उस परिवार के, वो कोडी खेल रहे होते हैं या ताश खेल रहे होते हैं, कोठे पे बैठ के, जो उनके वो हैं लेंटर पे या जो मिट्टी का कोठा उनका घर है, वहां बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, और शाम को वो फिर दूसरा लेकर भी आएंगे। और वो महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने में, पोसने में आज भी लगी हुई हैं। मेरा नमन है। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के उपलक्ष्य पर मैं उनको शत नमन भी करता हूँ। थैंक यू सर। आई होप कि हम फ्यूचर में भी इस तरह की और एक्टिविटीज आने वाले दिनों में करते रहेंगे, जिसमें आपके और बाकी जो जिन लोगों ने अलग अलग कॉलेजेस से हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी, उनका भी सहयोग हमें आपस मिलता रहेगा। हमने 12:10 पे शुरू किया था और 1:07 पे ख़त्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमने समय का ध्यान रखा है। तो मेरे ख्याल से हमारे विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ मैं ये मीटिंग जो है वो क्लोज करता हूँ। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।